आज से हम पॉलिटी पर वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम ऐसा करेंगे कि किसी भी टॉपिक को छोटे छोटे वीडियोस में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में उसको तोड़ देंगे, जिससे कि आपको बहुत मोनोटोनस ना हो जाए। कोई चैप्टर है उस पर आधे घंटे या 50 मिनट का वीडियो एक साथ बना के दे दिया जाए, एक साथ आप उसे सुने तो निश्चित तौर पर बीच में उसमें कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है और बीच में वो मोनोटोनस हो सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि 10-10, 12-12 मिनट के हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आपको डिलीवर कर देंगे, जिससे कि आप उसके हिस्सों और किसी चीज़ पर ऐसा होता भी नहीं कि एक सवाल ऐसा पूछ लिया जाए जिसमें सब कुछ आपको लिखना हो। जैसे प्रियम्बल, आज से हम प्रियम्बल स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो प्रियम्बल पर 2-3 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रियम्बल पर पूछा जाता है, या ऐसा पूछ लिया जाता है कि प्रियम्बल में जो एडजेक्टिव्स या जो उसमें वर्ड्स दिए हैं उनके एक्सप्लेनेशन को लेकर के पूछ लिया जाता है। तो अब इसके 2 हिस्से मोटा मोटी हम लोग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम आगे के भी टॉपिक्स को करेंगे। और जो चैप्टर्स बड़े हैं जैसे फंडामेंटल राइट है, तो उसमें 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उनमें एक को टुकड़ों में बांट करके और आपको देंगे। तो आज से हम प्रियम्बल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रियम्बल पर पहले हम प्रियम्बल की इंपॉर्टेंस पर बात करेंगे और फिर प्रियम्बल का इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो प्रियम्बल जो रीड करता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all citizens justice, equality, fraternity, ये आपको याद करना पड़ेगा। प्रियम्बल को लेकर के मेरी सलाह है कि प्रियम्बल को आप याद कर लें। आप जिस भी भाषा में हैं, हिंदी में याद करना थोड़ा सा टफ होता है, तो आप उसके बदले में अंग्रेजी में तैयार कर सकते हैं और धीरे धीरे उसकी जब मीनिंग सुनोगे तो आपको हिंदी में लिखने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हिंदी में एज इट इज वर्बेटिम याद करने में मैंने अपने अनुभव में देखा है कि हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आज हम पहले प्रियम्बल के इम्पोर्टेंस, उसकी बैकग्राउंड पर बात करते हैं। तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है वो 13 दिसंबर 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में। और आगे चल करके जो हमारा प्रियम्बल आया है संविधान में, वो उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही इंस्पायर्ड है। हालांकि दोनों की लैंग्वेज में फर्क है, वो कंटेंट में उसमें कुछ कंटेंट ऐसे थे जो उसमें ज़्यादा थे, इसमें नहीं है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही प्रियम्बल के रूप में आगे चल करके स्वीकार किया गया। प्रियम्बल को लेकर के 2 केसेस आए और एक रिबेरुवारी का केस है 1960 में और दूसरा केशवानंद भारती का केस है 1973 में। इसमें इस बात को लेकर के चर्चा थी कि प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा माना जाए कि ना माना जाए। रिबेरुवारी के केस में कहा गया कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन प्रियम्बल को लेकर के जो इंटरप्रिटेशन किया रिबेरुवारी के केस में वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसको लेकर के बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। इसी बार बिफोर लास्ट ईयर प्रीलिम में सवाल पूछा गया कि बताइए किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस हिस्से के लिए कहा गया है कि दिस इज द की टू द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। तो ये बात उसमें रिबेरुवारी के केस में कही गई कि दो द प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज की टू ओपन द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। दैट अंडरलाइंस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रियम्बल, कि ये प्रियम्बल जो है वो हालांकि संविधान का हिस्सा नहीं है, ऐसा न्यायालय ने 1960 में माना, लेकिन यह संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलने की चाबी है। अब सवाल ये उठता है कि चाबी जो है वो संविधान की खोलने की नहीं, जैसे बाद में हम आपको अभी इंटरप्रिटेशन में बात करके स्टेटमेंट आपको समझाएंगे कि उन्होंने कहा दिस इज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की कुंजी होना एक बात है, संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी होना दूसरी बात है। माने ये एक ऐसा जादुई छड़ी है जिसके माध्यम से आप न केवल ये जान सकते हो कि संविधान में क्या है, उसके टेक्स्ट में क्या दिया है, बल्कि आप यह भी जान सकते हो कि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में क्या था। ये इसके इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है कि प्रियम्बल के माध्यम से संविधान निर्माताओं के
उन आदर्शों को, उन प्रत्याशाओं को, उन आशाओं को, उन अपेक्षाओं को जो संविधान के माध्यम से राष्ट्र को देना चाहते थे, वो प्रियम्बल में निहित है। ये कॉमन सेंस की, कॉमन नॉलेज की बात है, रोजमर्रा की बात है कि जो कुछ भी आप सोचते हो वह सब कह नहीं पाते हो, वह सब लिख नहीं पाते हो। ऑलवेज देयर इज अ गैप व्हाट यू कंसीव एंड व्हाट यू एग्जीक्यूट इनटू राइटिंग, वेदर यू आर डूइंग इट अलोन और यू आर डूइंग इट कलेक्टिवली। तो इसी तरीके से संविधान निर्माताओं की जो अपेक्षाएं, जो आदर्श, जो उनके दिल में, जो उनके मस्तिष्क में थे, वो संविधान में आए हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी अपेक्षाएं, बहुत सारे ऐसे आदर्श जो संविधान में एक्सप्लिसिट इंटरप्रिटेशन या एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन के साथ ना पाए हो, उनमें कोई एम्बिग्युइटी हो, तो आप प्रियम्बल को पढ़ करके उनके मन को पढ़ सकते हैं। एक तो हुई ये इसके महत्व की बात। दूसरा जो प्रियम्बल है, ये बाद में केशवानंद भारती के केस में 1973 में इसको प्रियम्बल को संविधान के हिस्से के रूप में स्वीकार कर लिया गया और बाद में तो 42वें संविधान संशोधन से इसमें 3 शब्द भी जोड़ दिए गए, ऊपर सोशलिस्ट, सेक्युलर और नीचे इंटीग्रिटी। ये 3 टर्म जो हैं वो 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। निश्चित रूप से संविधान का आज प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है और 42वें संविधान संशोधन से इसे अमेंड किया जा चुका है। अब जो प्रियम्बल है उसके 3 हिस्से मोटा मोटी बनते हैं। एक, सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो पहला ही, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वेयर द अल्टीमेट पॉलिटिकल सॉवरेनिटी लाइज, दैट इज टोल्ड बाय द प्रियम्बल इटसेल्फ। कहाँ अंततोगत्वा अंतिम रूप से राजनीतिक सत्ता किसमें निहित है, संविधान निर्माता के हैसियत से कौन है, तो भारत के लोग हैं। दूसरा, इसमें प्रस्तावना आपको बताता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और तीसरी बात इसमें मालूम चलती है कि क्या गोल्स हैं, क्या आदर्श हैं जो हमारा संविधान पाना चाहता है, तो वो टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। अब हम इसमें प्रियम्बल को लेकर के जो संविधान इंटरप्रिटेशन न्यायालय ने किया है कि तो इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, माने बाय कोर्ट, इसको न्यायालय से इन्फोर्स नहीं करा सकते हो, माने ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरह ही माना जा रहा है। लेकिन एक बात हम इंटरप्रेट करना चाहते हैं प्रियम्बल को पढ़ते वक्त, जिसको आप ध्यान रखें कि अमूमन लोग प्रियम्बल को राइट की तरह पढ़ते हैं। हालांकि न्यायालय ने साफ किया है कि इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। लाइक द फंडामेंटल राइट, यू कांट मूव टू कोर्ट फॉर द एजुकेशन ऑफ द प्रियम्बल। और इस बात को प्रियम्बल खुद ही कहता है। आप प्रियम्बल को ध्यान से पढ़ें और उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपकी एक प्लेज है जो आप राष्ट्र के लिए कर रहे हो। आप अपने अधिकार पत्रों की मांग की तरह प्रियम्बल को नहीं रख रहे हो। प्रियम्बल, आप प्रियम्बल को पढ़ते हो कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic। आगे आप पढ़ते हैं and to secure to all its citizens, और इसके समस्त नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए। तो आप ये आप जब पढ़ते हो तो यू आर नॉट रीडिंग इट एज ए राइट कि दिस इज माई राइट टू हैव द जस्टिस, इज माई राइट टू हैव द फ्रीडम, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप इज माई राइट। नो, ये आपका प्लेज है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति भारत के नागरिकों से इस बात का वायदा कर रहा है कि हम आपको जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और ऐसी फ्रेटर्निटी आपको सुनिश्चित कराएंगे। तो ध्यान रखना कि ये हमारे ड्यूटी के रूप में, एज ए रिमाइंडर ऑफ आवर ड्यूटी, हमको अपने कर्तव्यों के बोध के रूप में हम इसको याद करते हैं, ना कि हम इसलिए कि हम इसको अपने राइट की लिस्ट के रूप में याद करें। हालांकि जब आप इसको पढ़ेंगे तो जब आप लिबर्टी की बात करेंगे, तो सेक्युलरिज्म की बात करेंगे, सोशलिज्म की बात करेंगे, तो आपको आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 to 28 जो रिलीजियस फ्रीडम दिए हैं, माने इक्वलिटी के जो आर्टिकल दिए गए हैं, जो फ्रीडम के आर्टिकल दिए गए हैं, जो रिलीजन के आर्टिकल दिए गए हैं, उनके साथ प्रियम्बल का महत्व बढ़ता है। उनके साथ ही इसको इंटरप्रेट करते हैं तो सही मीनिंग पर अराइव करते हैं। साथ ही साथ हम जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी पढ़ते हैं तो उनके साथ मिलकर के प्रियम्बल का अर्थ पूरा खुल जाता है। तो माने प्रियम्बल को फंडामेंटल राइट और हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ पढ़ करके हम उसके सही अर्थों तक पहुंचते हैं और प्रियम्बल के पूरे महत्व को हम
समझ पाते हैं। तो प्रियम्बल, एक तो प्रियम्बल के बारे में रिवेरिवरी के केस में कहा गया कि इसका महत्व क्या है, कि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलने की चाबी है। दूसरा, आप इसे ध्यान रखें कि प्रियम्बल जो है वो एक तरीके से टेक्स्ट में कही गई बातों के विस्तार का एक संक्षिप्त, एक फार्मूला फॉर्म में कहा गया इंटरप्रिटेशन। जैसे आपको बताना हो भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण बातें क्या है, तो आप प्रियम्बल पढ़ करके सुना सकते हैं। तो प्रियम्बल का एक ये भी महत्व है कि व्हेन देयर इज एनी एम्बिग्विटी एज पर द इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी टेक्स्ट, एनी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यदि हम संविधान के किसी भी अंश के निर्वचन में कोई एम्बिग्विटी पाते हैं, कोई ऐसा जिसमें अर्थ स्पष्ट नहीं पाते, दुरूहता या अस्पष्टता पाते हैं, तो प्रियम्बल हेल्प्स यू टू अराइव एट द राइट इंटरप्रिटेशन। तो प्रस्तावना मदद करती है कि हम किस तरीके से सही निर्वचन पर आए। निर्वचन माने इंटरप्रिटेशन, निर्वाचन नहीं है। हिंदी लिखने वाले बच्चे इस बात का ध्यान रखें, निर्वचन होता है, निर्वचन माने इंटरप्रिटेशन। तो ये प्रस्तावना का महत्व है और इसके अगले हम उसमें बताएंगे कि प्रियम्बल का इंटरप्रिटेशन क्या है। तो मुझे लगता है कि इतने देर का वीडियो आपको प्रियम्बल के महत्व को समझने के लिए पर्याप्त है। धन्यवाद।